नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक हेल्दी डिस्कशन हम हमारे पैनल के साथ करने जा रहे हैं, जिसमें अभी कुछ रोज पहले मेरे ही पड़ोस में हिसार के राजगढ़ रोड पर स्थित गंगवा गांव में एक 50 साल के करीब महिला से नशे के आदि युवक ने, जो उसी के पास आकर के रोटी खाता था, वहीं रहता था, और रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे उसकी गले में से जो आभूषण उसने पहन रखे थे उनको तोड़ करके और उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई। उसके अलावा भी हिसार शहर में और हिसार के आसपास और पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोनों में आए दिन हम देखते हैं कि नशे की गिरफ्त में जो युवा हैं वो लगातार क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। नशा तो करते करते हैं, उसके अलावा वो क्राइम भी करते हैं, जिससे बहुत से लोगों को बड़ा भारी नुकसान वो पहुंचाने का काम करते हैं। इसी विषय पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, और हमारे साथ सबसे पहले तो जो जुड़े हैं मेरे बिल्कुल दाईं तरफ हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और पेशे से मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज जो है उसको वो पूरा संभालते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। मेरे साथ जो दाईं तरफ मेरे बैठे हैं सभी मेहमान अपना अपना परिचय स्वयं देंगे, और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, श्री रविंद्र कुमार लोहान जी हैं जो रेड क्रॉस से संबंधित हैं, तो आप भी लोहान साहब बताएं। नमस्कार, मैं रविंद्र लोहान, सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हिसार। हमारे साथ श्री विपिन शर्मा जी बैठे हैं जो अपना परिचय देंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम है विपिन शर्मा। मैं मेरी वर्किंग है एज ए डायरेक्टर एसएलसी हरियाणा स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी हरियाणा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरे जो बाईं तरफ बैठे हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार जी, वो भी अपने बारे में बताएंगे। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर प्रशांत, नागरिक अस्पताल सिविल हॉस्पिटल हिसार में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ पे साइकेट्रिस्ट के पद पे हूँ, जो कि मनोरोग विशेषज्ञ भी कहा जाता है। डॉक्टर शेखो बिश्नोई जी हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शेखो बिश्नोई, मैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में मनोरोग विभाग में प्रोफेसर हूँ, और मैं इस हेल्दी डिस्कशन में डॉक्टर डीपी वत्स जी हमारा पूरा साथ और सहयोग देंगे, और एक समाज का प्रतिनिधि होने के नाते और एक प्रमुख सामाजिक व्यक्तित्व होने के नाते वो जो है तमाम इस डिस्कशन को जो है इसकी मेजबानी भी करेंगे और इसमें अपनी बात रखेंगे। और सबसे पहले मैं शुरुआत भी डॉक्टर डीपी वत्स जी से ही करेंगे, जो ड्रग एब्यूज है डॉक्टर साहब, और जो नशे की प्रवृत्ति है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि पहले तो माहिरीन हमारे साथ बैठे हैं जी, मैं तो इनकी पशु पुष्ट पे हूँ जी, कि विपिन जी से मैं ये कहूँगा कि ड्रग एब्यूज का मैग्नीट्यूड वर्ल्ड में, यानी वो किस हद तक बढ़ गया है। मैं तो सिर्फ इस बात से शुरू करूँगा जी कि हमने ये तो देखा था पूरा पंजाब जी, मगर जैसे ये हरियाणा में फैल रहा है जी, नशे का कारोबार जी, वो उड़ते पंजाब से भी 2 कदम आगे है जी, उड़ता भी और जलता भी जी। तो विपिन जी जो कि एक एनजीओ भी है जी, वो बताएंगे कि किस चीज को हम ड्रग एब्यूज मानते हैं। जी, विपिन शर्मा। सर, जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रग अब्यूज और वर्ल्ड वाइड क्या है, तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सर 2018 का एक तो सर्वे हुआ था इंडिया के अंदर, एक हुआ था WHO का। तो WHO का जो सर्वे था उसके अंदर 269 मिलियन जो लोग हैं वो डिपेंडेंट यूजर हैं वर्ल्ड के अंदर ड्रग्स के। जी। सेकेंडली, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये जो रेशियो पहुंचता है ये 11 से 12 करोड़ के बीच में अप्रोक्स पहुंचता है। और अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा का मैं एग्जैक्टली अलग अलग फिगर बता सकता हूँ कि 5 लाख जो पीपल हैं वो ओपियोइड या उससे रिलेटेड ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी अफीम और अफीम से जो सहयोगी दवाएं सब या डेरिवेटिव
ओपिएट्स बोलते हैं। ओपिएट्स उसके अंदर सर आ जाता है, जैसे अफीम हो गया, हुक्की होगी, स्मैक हो गया, कोकीन हो गई, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सेकेंडरी जो सबसे ज्यादा जो यूसेज के अंदर हरियाणा के अंदर वो कैनाबीज है। कैनाबीज के अंदर आता है भांग, चरस, सुल्फा, गांजा, ये इस नामों से बोला जाता है। उसके जो ड्रग यूजर्स हैं, जो डिपेंडेंट ड्रग यूजर्स हैं, वो 3.5 लाख हैं हरियाणा के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं कि जो ड्रग एब्यूज जो मेडिकल पिल्स वगैरह या जो सिडेटिव्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो 1.2 लाख है हरियाणा के अंदर। ये 2018 का सर्वे है। इसके बाद 55,000 जो पीपल्स हैं हरियाणा के अंदर, वो इंजेक्टिंग ड्रग्स की है। ये रेशियो पहले काफी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब वो थोड़ा सा कम हो गया है। वो 55,000 2018 के सर्वे के अंदर निकल के आया कि इंजेक्टिंग ड्रग यूजर हरियाणा के अंदर है। और इसके बाद जो 35,000 जो डिपेंडेंट यूजर है, वो इनहेलेंट्स के हैं, जो टॉलिन गैस और ये जो व्हाइट फ्लूइड आप मार्केट के अंदर देखते हैं। मेनली हम कंसंट्रेट करेंगे अल्कोहल पे, यस सर, ओपिएट्स पे, यस सर, जिसमें हेरोइन भी आ गई, बिल्कुल सर। और कुछ ऐसी ड्रग्स जिसके डॉक्टर ज्यादा शिकार हो जाते हैं। अब रविंद्र कुमार लोहान जी का बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहले रेड क्रॉस के पास ये महकमा होता था। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस विद ड्रग एब्यूज, यानी आप खुद तो ड्रग एब्यूज वाले नहीं हैं, मगर ड्रग एब्यूज छुड़वाने में सरकार की तरफ से आप एक सहायक एजेंसी थे। जी, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड सर का, जिन्होंने ये बड़ी अच्छी शुरुआत की है आज ये। और ये नो डाउट जो गंगवा गांव में हुआ था, बड़ा ही गलत काम हुआ है। जो बच्चा उससे खाना खाया करता है, उसी का गला घोट के मार दिया। तो सर, नशा मुक्ति के अंदर जिले के अंदर समाज कल्याण विभाग से रजिस्टर्ड होकर चलाए जा रहे हैं। और रेड क्रॉस सोसाइटी भी 2007 तक नशा मुक्ति केंद्र को रन कर रही थी। और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सर जो हमारे हिसार जिले के अंदर 2 गांव, एक तो बास गांव, एक गांव राजथल, ये सर नशे का गढ़ है, जहां बहुत सारे परिवार इन गांव के अंदर दाएं बाएं नशा सप्लाई करते हैं। और ये सब चिट्टा नशा जो सस्ता भी होता है, और उसमें यूथ पूरा गहराई से अंदर घुसा हुआ है। और हम लोग रेड क्रॉस के माध्यम से, हमारे जितने भी जूनियर रेड क्रॉस हैं, स्कूलों के अंदर एक विंग होती है जूनियर रेड क्रॉस, उसके माध्यम से हम लोग नशा रोकने के बारे में, इसके दुष्प्रभाव, उन सब पे हम प्रेरित करते हैं। हमारे निरंतर रूप से हमारे लेक्चर चलते रहते हैं। और इसके अलावा सर हमारा यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में होता है यूथ रेड क्रॉस, YRC हमारी एक विंग होती है रेड क्रॉस की। वहाँ भी हम अक्सर जो है सेमिनार हो गए और कैंप लगाते रहते हैं अवेयरनेस के लिए। और इसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिला प्रशासन है, बिकॉज की उपायुक्त रेड क्रॉस के चेयरपर्सन होते हैं, हम लोग समय समय पर रेड क्रॉस के माध्यम से नशे खिलाफ अभियान छेड़े रहते हैं। बहुत अच्छा। रेड क्रॉस असल में ही ऐसी एजेंसी है, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वर्ल्ड वार हो, चाहे डिजास्टर हो, जी, वो एक्शन में रहती है। अब मैं ये जानना चाहूंगा डॉक्टर बिश्नोई से कि इंसान नशा करता क्यों है? सर, इंसान नशा शुरू में अगर माने तो हम लोग शुरू में कोई भी बच्चा या कोई यूथ शुरुआत करता है नशे की, तो वो या तो उसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की, उसको समझना कि ये नई चीज क्या है, उसको एक बार आजमाने के लिए करता है। या फिर कई सारे दोस्त होते हैं जो कि कह देते हैं कि नहीं एक बार ट्राई कर ले, जिसको हम लोग पीयर प्रेशर कहते हैं, उसमें करता है। जब एक बार कोई नशा एक बार ले लेता है, अगर हम ओपिएट्स की बात करें या अफीम के डेरिवेटिव्स की बात करें, तो वो दिमाग में एक बार ही जाते हैं, तो एक बार ही जाते ही अंदर कुछ ब्रेन, दिमाग में कुछ कोशिकाएं होती हैं, नसें होती हैं, जिन पे वो इमीडिएटली एक्ट करते हैं। उसके बाद में वो उन नसों को एक, अगर हम सरल भाषा में बात करें तो उन तालों की चाबियां हैं जो कि एक केमिकल रिलीज करती हैं, जिसको हम डोपामिन बोलते हैं। एक बार डोपामिन रिलीज होने पर, एक बार डोपामिन दिमाग से निकलता है, तो वो अचानक ही बहुत ज्यादा खुशी देता है, अचानक ही बहुत ज्यादा किक देता है, जिसे हम नशे की भाषा में किक मिलना बोलते हैं। एक बार जब वो किक मिल जाता है तो दिमाग बार बार ये सोचने लगता है कि नहीं, मुझे वापस ये दोबारा करना चाहिए। उसके लिए दिमाग में एक अच्छी
यादाश्त बन जाती है, तो वो दोबारा से दोबारा करने की उसकी इच्छा जागती है। और शुरू में तो ये एक बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक बीमारी का रूप ले। ये ऐसे ही है जैसे हम मॉर्फिन का इंजेक्शन देते तो पेन रिलीविंग है जी, उसको ज्यादा देर तक देते रहने पे पेशेंट को भी एडिक्शन हो जाए। एडिक्शन होती है। तो ये ड्रग टॉलरेंस के बारे में बताएं। जैसे कि मैंने बात किया कि अगर हम लोग सरल भाषा में बात करें कि एक अगर नशा अंदर का एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम चाबी बोलेंगे, तो वो कुछ तारों को छेड़ देता है जिनको हम रिसेप्टर्स बोलेंगे, उन पे एक्ट करता है। धीरे धीरे शुरू में माने तो अगर आप व्यवहारिक अंग्रेजी या इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जी सर। ये कोशिका की बजाय लोग सेल ही अच्छा समझते हैं। जी सर। तो वो उन सेल्स पे काम करने लगता है। तो शुरू में अगर माने तो एक यूनिट या एक बैग ऑफ चिट्टा से अगर उस आदमी को किक मिल रही थी, तो धीरे धीरे वो एक बैग की जगह 2 बैग होने लग जाते हैं, फिर 3 बैग होने लग जाते हैं, 4 कार्ड होने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे एक नशे की मात्रा लत पड़ने लग जाती है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा लेना चाहती है। इसे हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर प्रशांत पे हम बाद में आएंगे। ये नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं सिविल हॉस्पिटल हिसार में, मगर एक बड़ी विडंबना है जी, विडंबना ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिपेंडेंस जो है वो अल्कोहल पे है जी, चाहे विदेश हो, जिसमें यूरोप, अमेरिका, कनाडा सब आगे। और फौज में तो फ्री सप्लाई ऑफ अल्कोहल जी, सड़कों पे शहरों में ठेके खुले हुए जी, और सरकार की आमदनी का बहुत बड़ा साधन है, यानी 14% ऑफ सरकार की आमदनी बिल्कुल एक्साइज से होती है। बिल्कुल। यानी सरकार एनकरेज करती है, प्रोत्साहन करती है कि पियो। बिल्कुल। विडंबना में जैसे कह रहा था कि सेना में भी ब्रिटिश नेवी से शुरू हुआ था जी, अल्कोहल का इस्तेमाल। जी, पहले तो गन पाउडर टेस्ट के लिए देते थे, बाद में आर्मी में भी आ गया जी, और फ्री इशू आ गया। उसका एक कारण था, जी, एक तो क्विक कैलोरीज देने के लिए सर्दी के मौसम में, एक जैसा कि डॉक्टर बिश्नोई ने बताया कि एक सेंस ऑफ वेलबींग आती है। जी, उस सेंस ऑफ वेलबींग के लिए, स्ट्रेस रिमूव करने के लिए सोल्जर्स को सर्दी में इनक्लीमेंट वेदर जी, वहां पे लिकर या अल्कोहल जी, की सप्लाई होती थी, बट वो लिमिटेड सप्लाई थी। जी, जैसा कि मैंने कहा विडंबना कि अल्कोहल तो फ्री इशू होता है। जी, कुछ कंट्रीज में ये भी देखा गया है कि जो रेड वाइन पीते हैं जी, मेडिटेरेनियन सी में, उनका लॉन्जिविटी यानी सर्वाइवल रेट या उनकी आयु लंबी जरूर होती है, क्योंकि वो हार्मफुल फैट्स को पिघलाती है। मगर अल्कोहल की एक ड्रॉप भी ब्रेन के सेल को जरूर डैमेज करती है। जी, इस प्रिविलेज को देने के बाद वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं फौज का जिक्र कर रहा था, फौज में फ्री सप्लाई तो है, बिल्कुल, रेगुलर भी है, मगर 2 पैक। जी, मगर इफ समबडी गेट्स ड्रंक यानी वो उसको नशा चढ़ जाता है, वेलबींग तक तो ठीक है, जी, नशा अगर चढ़ जाता है तो उसका कोर्ट मार्शल कर दीजिए, जी, उसको इनवैलिड आउट या बोर्ड आउट कर देते हैं, ये कह के कि ये फौज के लिए अब यूजफुल सैनिक नहीं रहा। जी, तो ये विडंबना जरूर है। ठेके खोले हुए, जी, अब एक तरफ तो एक्साइज और फिर यूं कहो जी, कि आप अल्कोहल डिपेंडेंस ना हो, जी, है तो ये विडंबना। कुछ स्टेट्स ने तो बैन कर दिया, बिल्कुल। गुजरात में लीकर बैन है। हरियाणा में भी एक दौर था जब हरियाणा में भी शराबबंदी थी धर्मसाल सूर्य बंसीलाल की सरकार में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई किन्हीं कारणों से। वो स्मगलिंग होती। हाँ बिल्कुल उसमें। और आपने जो फौज का जिक्र किया, आप आर्मी में इतने बड़े अफसर रहे हैं, तो आप खुद भी अपना एक अनुभव ये बताओ कि आपने भी मतलब कभी कोई ऐसा सेवन किया है या नहीं किया?
देखो, मैं जी स्मोकिंग आई हेट जी एंड ड्रिंकिंग आई नेवर रेलिश्ड। जी मैं तो इसलिए भी टी टोटलर हूँ कि मेरा अल्कोहल रिएक्शन करता है। जी वो मुझे पता लग गया, अल्कोहल बेस्ड दवाइयाँ भी होती हैं। जी तो मैं तो कहो कि भाई मेरी तो रिएक्शन होने की वजह से अल्कोहल से, जी तो मैं तो टी टोटलर हूँ। स्मोकिंग, मगर इसका मेन तो संस्कार मेरे पिताजी जो थे जी। वो टीचर थे, वो खुद आर्य समाधि थे। जी मैं डीएवी कॉलेज, डीएन कॉलेज हिसार में पढ़े, हम तो आर्य समाधि संस्कार लेते रहे जी और मैं खुद आर्य समाधि। जी तो अपने संस्कारों की वजह से, जी मगर एक फौज में और रिवाज है, जी आजकल जनरल वीके सिंह चीफ बने, नहीं पीते थे। जी तो ऐसी भी परसेंटेज है फौजियों की जी जो बिल्कुल टच नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, बिल्कुल। हाँ, तो मेरा, तो मैंने कहा कि कारण ये थे। जी बाकी सेना में मैं टुकाई करता रहता हूँ, हमारे बच्चे फौज में, जी तो उनकी भी बार बार टुकाई करता हूँ कि देखना भाई इस लत के कभी आदि ना हो जाए। जी उसमें एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जी डॉक्टर बिश्नोई बताएंगे जी या डॉक्टर प्रशांत, दोनों साइकेट्रिस्ट बैठे हैं, जी कि जेनेटिक प्रेडिलेक्शन है किसी भी नशे के लिए कि सब बेकाबू नहीं होते। कुछ ऐसे जेनेटिकली मेड हैं जिसके पेरेंट्स नशेड़ी, खुद उनसे सीखा, उनके ब्रेन में परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं। जी तो फौज में मैं ये कहूँगा कि अच्छे के लिए दिया जाता था। पहले अफीम खाना भी राजपूत हिस्ट्री में क्या था कि एक स्टेटस सिंबल था जी, और लड़ाई में सब ओपियम लेके जाते थे ताकि इंडिफरेंट हो जाता है आप रिस्क के लिए। बिल्कुल। और रंग घोड़ों को पिलाई जाती थी ताकि वो भी ना डरे। जी और लड़ाइयाँ बहुत लंबी नहीं होती थी, जी यानी पानीपत की थर्ड बैटल 6 घंटे में ही सब कुछ हो गया। इसी तरह हल्दी घाटी की बैटल, यानी आमने सामने की लड़ाइयाँ होती थी और बड़ी फियर्स होती थी। जी वहां से ये शुरू हुआ, फिर स्टेटस सिंबल बना। मगर अब ये तूफान बिल्कुल बहुत ज्यादा जंगल की आग। जी तो ये है, इस पे मैं अगेन आई कम टू विपिन शर्मा जी कि विपिन जी, अब तो ये मैं कहता हूँ एक फॉरेन इन्वेजन हो गया, यानी एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल वियतनाम और उससे लगते हुए इलाके जी, और एक तरफ गोल्डन क्रीसेंट पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, और सबसे बड़ी कंजप्शन मार्केट हिंदुस्तान। सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्राबैंड्स पकड़े जाते हैं वो हिंदुस्तान में। जी तो ये अरबों खरबों रुपए की जो इंडस्ट्री है संसार में, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया सर आपने। मैं इसमें एक रिपोर्ट के माध्यम से इसको बताना चाहूंगा। एक जैसे WHO बहुत सारी चीजों पे काम करता है, ऐसे ही एक यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है ड्रग UNODC और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। सर उसकी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जितने भी जमीन से नीचे निकलने वाले पेट्रोलियम या और दूसरी चीजें और सेकेंडरी हथियार से रिलेटेड, इसके बाद से सबसे जो थर्ड सबसे बिगेस्ट जो बिजनेस है ना वो ड्रग्स का है। ठीक है, मतलब इसको हम उस लेवल पे मतलब देख नहीं रहे हैं कि हम इसको बहुत ही लो लेवल पे देख रहे हैं। अगर हम इसको एग्जैक्टली फिगर में देखा जाए तो ये थर्ड सबसे बिगेस्ट बिजनेस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसका सर जब तक ये जो बॉर्डर के थ्रू चीजें आ रही हैं, अब बॉर्डर के थ्रू नहीं है सर, अब अगर इसके सब चेन्स हैं, जैसे लगता है कि सिर्फ वही लोग हैं जो बॉर्डर पे, ऐसा भी नहीं है। इसमें सर सर्कल्स हैं, हियरार्की सिस्टम्स हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर सिस्टम है वो किसी को भी नहीं पता होगा कि कौन उसको रन कर रहा है। उसके नीचे सर वो इंटरनेशनल के अंदर ही पहले 3 कैटेगराइज हो जाते हैं।
फिर उसके बाद आपके नेशन वाइज के अंदर वो कैटेगराइज होते हैं, और जब वो जमीन पे पहुंचते हैं उसके बीच में सर कम से कम 8-10 लोगों का बीच में सर्कल होता है, ठीक है। तो वहां पे पहुंचते पहुंचते अब क्या है कि एक जो नया ट्रेंड आ गया है कि पहले बेचने वाले जो सिंपल पेडलर्स ही होते थे, आज के दिन क्या है कि पेडलर वो लोग हैं जो खुद नशा करते थे, अब उनको नशा नहीं मिल रहा है तो फिर वो बेचना स्टार्ट उन्होंने कर दिया है। तो ये एक जो नया सिनेरियो होता है जो मैं कह रहा था इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया, Yes, sir. क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है सर, और बहुत बड़ी रिकवरी मार्केट है, यानी कि नारकोटिक ब्यूरो, कस्टम्स, बिल्कुल सर, नेवी जो पकड़ते हैं वो रोज ही बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती है, बिल्कुल सर, टू दी ट्यून ऑफ यानी 20 करोड़ बिलियन की तो वर्ल्ड में ये इंडस्ट्री है, और 20 लाख करोड़ की ये हिंदुस्तान में, यानी हिंदुस्तान के बजट से आधा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होगी ये लोगों के लिए। तो सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा एक चीज। हाँ सर ये वो फिगर्स हैं जो दी जाती है, ठीक है, और वो की जो कैलकुलेटेड फिगर्स उन लोगों की हैं जो मोटे मोटे बैठे हैं, ठीक है, और ये टोटल 100 का 10% भी नहीं है एक्चुअल में। हाँ ऐसा भी हो सकता है। जो जितने भी जो मतलब हरियाणा, आप हिसार की बात करें, हिसार को कैलकुलेट किस हिसाब से किया जाएगा, तो कौन सा एक महीना है जो बड़ा बड़ा कर रहा है, ऐसे छोटे छोटे हर गली के अंदर बैठे हुए सर ये बेचने वाले। तो हम इस फिगर को सिर्फ 10% मानते हैं, जो फिगर आपने बताई है 90% फिगर तो सर कैलकुलेशन के अंदर तो नहीं है। बहुत ही भयावह फिगर है, बहुत भयावह फिगर है बहुत सर, भयावह। अभी इसको थर्ड बिगेस्ट बिजनेस कहा गया है, और सर ये वहां भी ज्यादा रहेगा जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। जैसा मैं कह रहा था कि ड्रग लॉर्ड्स जी, और ड्रग लॉर्ड्स में हमारी पड़ोसी फौज का भी बहुत बड़ा जिक्र आता है। बिल्कुल जी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान भी मैंने कहा प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, ये कंट्रीज हैं, और इसको धकेल दो भारत में, चाहे ड्रोन से, चाहे कंसाइनमेंट से, चाहे समुद्री रास्ते से, यानी लैंड, सी एंड एयर, एनी टाइम एनीवेयर जी, ये बात होगी। उसमें डार्क नेट के बारे में भी आप कुछ प्रकाश डालें। डार्क नेट सर मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जितना भी जो इस तरीके का मटेरियल आता है, अगर हम बात करते हैं ओपीएम से या ओपिएट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं, इसका सर ये 70% इधर से आता है, अफगानिस्तान से, ये पाकिस्तान से, और इस तरफ से। अगर हम बात करते हैं सर कोकीन की, तो कोकीन वो इस तरफ से नहीं आता है, वो लेकिन अमेरिका से आता है। ये था कि एक नेट भी एक है ऐसा साधन, हाँ जी, जो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और ऑनलाइन ही डिलीवरी हो जाती है जी। डॉक्टर प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नशा स्मगल भी हो गया, आ भी गए, बच्चे इन्वॉल्व भी हो गए, क्योंकि ये है भी 10 साल से लेके और 50 साल की उम्र तक मैक्सिमम ड्रग यूजर्स और मैक्सिमम सुसाइड होते हैं जी। तो उसमें पर्सनैलिटी चेंजेस क्या आ जाते हैं जो शिकार हो गया ड्रग एब्यूज का, यानी है तो ये एक वो बीमार है, हम उसको चाहे कुछ ही कहें, मगर वो इस बीमारी का शिकार हो गया, और बीमारी कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। सबसे पहले तो मैं आपने बीच में एक जेनेटिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, उसका हम बीच में जवाब नहीं दे पाए थे जी, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो जेनेटिक फैक्टर है वो बहुत बड़ा योगदान देता है। ये देखा गया है कि जिसके माँ बाप नशा करते हैं जी, उसके 2 से लेके 5 गुना, ये डाटा है, उसमें ये देखा गया है कि 2 से लेके 5 गुना उसका असर ज़्यादा हो जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे में कि वो नशा करना शुरू कर दे। और जो ये कारण होता है वो हमेशा जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों मिलके ये नशा की लत पड़ती है, दोनों मिलके ये काम करती है। जेनेटिक का मैंने आपको बता दिया। एनवायरमेंटल फैक्टर में आते हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, पीयर प्रेशर जैसे डॉक्टर शेखर ने बताया था, और
इजी अवेलेबिलिटी जो कि आजकल हमारे देश में बहुत हो रही है। बच्चे, हर छोटा बच्चा इसमें, क्योंकि अवेयरनेस है नहीं कि भी इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, अवेयरनेस बहुत कम है और उसकी वजह से ये लोग नशे में आदी पड़ते हैं। करेक्ट। माय क्वेश्चन वाज कि वो पर्सनैलिटी चेंजेस क्या क्या आ Personality जाते changes की तरफ हैं आते जो हैं। नशा का शिकार हो जाए। Personality बच्चा changes। स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो Personality- उसकी पर्सनैलिटी में क्या, हाउ विल यू से कि भी ये तो एक तो आपको हिस्ट्री मिली, बच्चे बताएंगे, पेरेंट्स बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसकी तरफ आते हैं। पर्सनैलिटी चेंजेस काफ़ी हो जाते हैं बच्चों में। जो भी इस तरह के नशे करते हैं वो हमेशा इरिटेबल रहेंगे और जनरली पेरेंट्स की बात नहीं मानते। धीरे धीरे वो अपना नशा बढ़ाते हैं, फिर वो चोरी करना भी शुरू हो जाते हैं और जनरली जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ लैंड अप करते हैं वो हमेशा गुस्से में रहेंगे और हमेशा इरिटेबल रहते हैं, किसी की बात नहीं मानते, उनको सिर्फ और सिर्फ नशे की तरफ ही ध्यान रहता है उनका। वो सोसाइटी में एंटी सोशल पर्सनैलिटी की तरफ चले जाते हैं, सोसाइटी को कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते। जनरल जैसे उन्होंने बात की कि दे लैंड अप इनटू मेंटल डिजीज, तो इट इज आल्सो ए मेंटल डिजीज। ये भी एक दिमागी बीमारी है, ड्रग डिपेंडेंस। उसमें मेंटल डिजीज भी आप बताओ कि क्या क्या प्रेसिपिटेट हो जाती हैं या कहाँ जाके ये कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने कहीं देखा था कि एक ऐसी ड्रग है जिसको क्रोनिक इस्तेमाल से वो सिजोफ्रेनिया में बदल जाता है। तो साइकेट्रिक डिजीजेस पे भी प्रकाश डालें थोड़ा सा सर। अगर हम लोग जिसको आम जनता समझ सके। अगर हम नशे के ड्रग्स के बारे में बात करें तो जैसे कि आपने बोला कि एक ड्रग ऐसी है जिसको लेने से स्किज़ोफ्रेनिया तक, साइकोसिस या पागलपन की बीमारी तक हो जाती है, तो वो अफीम, कैनाबिस, भांग या भांग के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि चरस, गांजा या भांग लेते हैं। तो हमारे पास जैसे सावन के महीने में भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि भांग लेते हैं और भांग लेते ही वो एक्यूट साइकोसिस में चले जाते हैं, जो कि धीरे धीरे स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम अफीम की बात करें, हेरोइन की बात करें, चिट्टा की बात करें, तो लगातार कोई एक आदमी चिट्टा ले रहा है तो उसका एक तो सोशल ड्रिफ्ट होने लग जाता है, बार बार उसको चिट्टा लेने के लिए पैसे की जरूरत होती है, घर वालों से आइसोलेटेड हो जाता है, तो उन लोगों में डिप्रेशन का रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो उन लोगों में खुद को मारने की इच्छाएं बढ़ने लग जाती है और कई बार वो नशा लेने में या नशा पाने के चक्कर में इतने ज्यादा लिप्त हो जाते हैं कि वो ये नहीं देखते कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके नतीजे क्या होंगे। वो किसी छोटी चोरियां भी करने लग जाते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। ड्रग अब्यूज एंड सुसाइड में मैं पढ़ रहा था जी कि रोज के इंडिया में 10 सुसाइड जो होते हैं वो ड्रग अब्यूज। जी सर। और ड्रग अब्यूज जो वर्ल्ड में सुसाइड होते हैं वो 6% ड्रग अब्यूजर्स है जी। नॉट ओनली दैट, चाहे अल्कोहल डिपेंडेंस हो, चाहे नशा करके गाड़ी चलाना या क्राइम में इन्वॉल्व होना हो, खुद के लिए क्राइम यानी सुसाइड, उसको देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हिस्सा फैटेलिटीज का ड्रग्स को एट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी हिंदुस्तान में 1.5 लाख लोग करीबन तो एक्सीडेंट से मरते हैं और उसमें ड्रग अब्यूज का एक बहुत बड़ा हाथ है। यानी ड्रंकन ड्राइविंग जी, यानी नशे में गाड़ी चलाना, तो खुद भी मरते हैं, लोगों को मार देते हैं ड्राइवर्स। बिल्कुल, वो स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो दूसरों के लिए रोड पर रिस्क भी बढ़ जाते हैं जी। वैसे तो अच्छे रोड, गुड व्हीकल्स, गुड ड्राइवर्स एंड गुड ट्रैफिक सेंस एंड डिसिप्लिन, ये विदेश में हैं और एक्सीडेंट्स वहां इतने नहीं है जितनी परसेंटेज इंडिया में विसे 20 व्हीकल्स। मगर ये समाज के लिए खतरा, खुद के लिए खतरा और दूसरों के लिए खतरा। जो जख्मी होते हैं इसे 5 गुना होते हैं, 5 गुना जो जख्मी होते हैं वो क्रिपल्ड हो जाते हैं,
वो डिसेबल्ड हो जाते हैं। तो ये ड्रग एब्यूज समाज के लिए एक बड़ा खतरा हो गया। आप एज ए सामाजिक प्राणी जी कुछ पूछना चाहते थे? जी तो क्योंकि समाज में आ गया, जी ड्रग एब्यूज भी होगी, बिल्कुल। अब समाज से भी मदद चाहिए हमें। बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रश्न यही है डॉक्टर साहब कि मान लो किसी का अपना कोई नशे का आदी हो गया, अब वो लत उससे छूटे कैसे, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए मैं कहता हूँ जी विपिन जी और अरविंदर जी का जी बहुत बड़ा अनुभव है। इधर डॉक्टर प्रशांत जी नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, जी तो हम इसका गवर्नमेंट एस्पेक्ट के नशे छुड़ाने में समाज की सहायता, स्कूल की सहायता, टीचर की सहायता, आप क्या कहना चाहेंगे? सर गवर्नमेंट एस्पेक्ट के ऊपर मैं बताना चाहूँगा। सर 2018 का जो सर्वे हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था कि नशा मुक्त भारत अभियान। उस नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 272 डिस्ट्रिक्ट को पूरे इंडिया में से सिलेक्ट किया गया था कि जहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, प्रॉन एरिया जो स्थित शहर है, और उसमें से हरियाणा के 10 शहरों को चुना गया था। तो सर जो नशा मुक्त भारत अभियान है इसमें सर अलग अलग लेवल पे अलग अलग एक्टिविटीज और उस पर काम हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि डी एडिक्शन सेंटर्स की, तो उसके तहत इरका नाम से स्कीम है, इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट। तो वो इन 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो चीजें चल रही हैं। एक ओडीआईसी नाम की स्कीम है, एक सीपीएलआई है जो छोटे बच्चों के ऊपर काम करती है, जो कि 15 साल से नीचे के बच्चे हैं, ठीक है। तो उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि छोटे बच्चे कौन कौन से एरिया के हैं, वो कहाँ से नशा लेके आ रहे हैं, और उनके ऊपर काम कैसे करना है, उनको काउंसलिंग कैसे करना है, और फिर उन्हीं को ही पीयर एजुकेटर बना के समाज के सामने लेके आना कि वो और लोगों को ढूंढने ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। मैं इंडिया के 10 टॉप डी एडिक्शन सेंटर्स के बारे में पढ़ रहा था, तो उनमें फर्स्ट ग्वालियर का एक सेंटर है, वो सतीश विजय वर्गिया जी उसके डायरेक्टर जनरल हैं, वो रन करते हैं जी, और उसके 5 डायरेक्टर हैं, उनके नाम तो मैं रिमेम्बर नहीं करता, बट वो एट सम स्टेज और अदर खुद ड्रग एब्यूज का शिकार रहे हैं। अब वो उन्होंने खुद भी छोड़ दिया और दूसरों की मदद ऐसे करते हैं कि उनका सेंटर फर्स्ट आया डी एडिक्शन में। तो ये खुद को, यानी लेट डॉक्टर विद्यासागर का मैं स्टूडेंट था जी, तो हिंदुस्तान में ही कहूँगा फादर ऑफ साइकेट्री रहे। वो कहते थे कि उनको एज ए कैप्टन विद्यासागर टीबी हो गई थी, किडनी की, और उस टाइम में जैसे आजकल एक स्टेज पर कोविड फैटल हो गया था, तो हमने प्रधानमंत्री की रहनुमाई में दुनिया को भी दिखाया कि कोविड कैसे कंट्रोल करते हैं और खुद भी काबू किया जी। इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस के लिए वो इंग्लैंड गए, तो कहता है उस ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल में जो सारे डॉक्टर टॉप डायरेक्टर से लेके और सफाई कर्मचारी तक वो सब किसी न किसी स्टेज पर टीबी के मरीज रहते थे। तो कहते थे डॉक्टर विद्यासागर के उस टाइम मेरे दिमाग में ये आ गई कि अब मैं मरूं नहीं ना। तो इसी तरह ये ग्वालियर के सेंटर का हम जिक्र कर रहे थे। और आप आगे इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज की, मैं सर इसमें एक अपना परिचय देना भूल गया था कि जैसे जो आपने नाम बताया उनका, मैं भी एक रिकवरिंग एडिक्ट ही हूँ और मुझे 18 साल हो गया हर ये नशे छोड़े हुए, हर तरह का, मतलब ऐसा कोई नशा नहीं जो मैंने नहीं किया। मैं लास्ट में स्नेक बाइट लेता था, सांप से डंक लगवाना जीभ के ऊपर जी। तो मुझे 18 साल हो गए ये चीजें छोड़े हुए, उसके बाद से तब से मैं इसी फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। मेरी एजुकेशन भी इसी फील्ड से है और काम तो हमें पता ही नहीं था, मगर आप तो जानी मानी हस्ती हैं हिसार की और हरियाणा की डी एडिक्शन के लिए। और सर मेरा जो मुझे स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, फर्स्ट रैंक है मेरा डी एडिक्शन सर्विसेज में, इंडिविजुअल भी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी हरियाणा के। वंडरफुल। तो सर इसमें जो काम हो रहा है नशा मुक्त भारत अभियान के तहत, वो सारी चीजें हो रही हैं सर पीछे से, बस प्रॉब्लम आ रही है कि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं जो ग्राउंड लेवल पे, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अब जैसे सर एक बात है कि जो प्रॉब्लम हो चुकी है, एक जो हार्ड फैक्ट है और जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो ये है कि जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता।
जो आदमी एक बार एडिक्शन के अंदर आ गया 100 में से सिर्फ 7 लोग ही ठीक हो पाते हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है WHO की, ठीक है। तो उनकी सर डिमांड रिडक्शन के तहत सर बहुत अलग अलग चीजें हैं जिसको करके हम उस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो स्कूल के अंदर है, जो सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस लाके हम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो सर सबसे जो अच्छा, जो अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नवचेतना मॉड्यूल के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और उसके लिए हम भी उसकी ट्रेनिंग हमने ली है, और हम पार्ट है उसका ट्रेनिंग का, जो हरियाणा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो स्कूल्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। उसके अंदर क्या है सर कि लिविंग एंड लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बच्चों को ये बताना कि ये एक प्रॉब्लम है और आपको इससे दूर कैसे रहना है। 6 से लेकर 9 तक का एक अलग मॉड्यूल है, 9 से लेकर +2 तक का एक अलग मॉड्यूल है, जो कि आने वाले सालों में स्कूल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। सर अब बात करते हैं हम कि हम प्रिवेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारे को सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे को कि ये डिस्टिग्मा के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। और सर ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर लगभग लोग बात नहीं करते। अब मान लो कि जैसे क्वेश्चन तक कि किसी के घर में प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई क्या करेगा। सर किसी के घर में प्रॉब्लम हो जाए तो पता क्या करेगा, वो सबसे पहले कुछ छिपाएगा जी। वो ये सोचेगा कि मैं ना पता ना चले किसी को, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ठीक है। और वो कोशिश करेगा कि अपने शहर से बाहर इलाज करा दे। पहले तो साइकियाट्रिस्ट वगैरह वो करेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो सोचेगा कि मैं दूसरे शहर में जाके इलाज करा दूं ताकि घर में पता न लगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है सर, मेरा ट्रीटमेंट नोएडा के अंदर हुआ। पहले तो आई अप्रिशिएट that you have the guts to confess it in public। हालांकि अब तो आप 18 साल से टच भी नहीं किया, वो लोगों को करवाते हैं, मगर क्योंकि इसमें रेकरेंस 95% है, इसलिए आप रिकवरिंग ही बोलते हैं। मैं तो उसको रिकवर नहीं मानता, मगर रिकवरिंग है। मेरे अंदर वो गट्स नहीं थे टू कॉन्फेस। जैसे मैंने कह दिया अभी मेरे को तो अल्कोहल से एलर्जी होती है, इसका मतलब मैंने भी पी के तो देखा होगा बहुत, मगर वो भगवान ने ऐसा किया कि मेरे को सारी बॉडी पे अर्टिकेरिया हो गया, तो मैंने रियलाइज किया कि ये तो खुजली उजली इसकी वजह से। बट मैं कभी भी एक्सपेरिमेंटल तौर पे ही मतलब किया होगा, बट बिकॉज ऑफ दैट संस्कार व्हाट आई मेंशन, इसके कभी ज्यादा एक्सपोजर नहीं हुआ। लोहान साहब से भी हम पूछना चाहेंगे कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, जैसे आप थे रेड क्रॉस के हैं, कि कैसे मदद की सोसाइटी की कि आगे फैले ना, और जो इसका शिकार हो गए वो ये तो न तो चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कि जिन्होंने अपने 10,000 स्टूडेंट्स टिनामेन स्क्वायर में कैजुअलिटी कर दिए, न हिटलर की यूजेनिक्स की जर्मनी, अब तो एक बच्चे वाला सिस्टम आ गया। अगर वो भी ड्रग एडिक्ट हो गया जी, तो उसको तो रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, माँ बाप को साथ देना पड़ेगा, स्कूल को साथ देना पड़ेगा, डी एडिक्शन सेंटर्स को साथ देना पड़ेगा, सरकार को साथ देना पड़ेगा। उसमें आपका एक्सपीरियंस केंद्र सर क्या है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस और रेड क्रॉस सोसाइटी जो कर रही है, हमारा सर अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है रेड क्रॉस का स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कि हम मैक्सिमम अवेयर करें जिला प्रशासन के साथ मिलके, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके, समाज कल्याण विभाग और मंत्रालय मिलके हम लोग अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं। हमारे से ब्लड डोनेशन कैंप है, हेल्थ चेकअप कैंप है, तो हम एक अपना टॉपिक इसको भी रखते हैं, नशे से बच के रहना। अगर एक बार इस चीज में एंटर कर गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। रिकवरी रेट जैसे विपिन जी ने बताया था 7 से 8% का ही है। तो सर इसमें अवेयरनेस का मेन हमारा उस पर फोकस रहता है। मगर इसमें भी मैं ये कहूँगा 7 से 8% रिकवरी, ये तो कहते हैं कि 95% रेकरेंस होता है, मगर काबू में बच्चा रहे और बच्चे के काबू में खुद रहे, कंट्रोल रहे, तो फिर उसको 100% रिकवरी मैं मानूंगा सोसाइटी वाइज। ये तो डेगो मैराडोना भी वर्ल्ड फुटबॉलर था और वो नशे में ही मर गया। तो मैं अभी लाडुआ गांव मेरा नाम का है, वहां पे गया था, तो हैंडबॉल टूर्नामेंट उन्होंने अरेंज किया हुआ जिसमें मैं चीफ गेस्ट था। रादर सांसद खेल महोत्सव भी पार्ट था उसका। तो वहां के ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे बताया, पंचायत ने, कि जनरल साहब हम सबसे बड़ा समाज का और देश का ये कर रहे हैं कि इतना जबरदस्त रगड़ा लगाते हैं खेल में, खेल भावना पैदा करते हैं कि वो बच्चे
ड्रग लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, यानी वो compete ही नहीं कर सकते। तो खेल भी मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा बचाव है, जो स्कूलों में इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। फौज में भी हमको सुबह ही सुबह उठा के 5 किलोमीटर दौड़ा देते, ताकि वो सारा दिन चटकी से काम करे। अब आप ये बताएं, समाज में आप कैसे इन्वॉल्व करोगे? आप पंचायत के आदमी हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वही सबसे बड़ी बात ही वही है जनरल साहब कि हम चाहे सरकार कितना जोर लगा ले, चाहे जो कोई एनजीओ है वो कितना जोर ला ले, लेकिन जब तक जो सामाजिक रूप से इस विषय पर जब समाज और खाप आगे नहीं आएंगी तब तक कोई काम नहीं बढ़ेगा। क्योंकि समाज सेवी संस्थाएं और सरकार तो सिर्फ लोगों को एक प्रेरित कर सकती हैं, वो बता सकती हैं कि भाई आप ये काम करो, अगर नशे को छोड़ना है तो आपने ऐसा करना पड़ेगा, इसी से नशा छूट सकता है। लेकिन जब तक माँ बाप और जो समाज जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, और विशेषकर इसमें खाप से आप भी बहुत जुड़े हुए हैं, खाप के बड़े जो है बड़े आपने खाप के लिए काम किए हैं, उसमें आपका भी एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। आपका मैं ये कहूँगा कि जैसे कन्या भ्रूण हत्या जी, लड़कियों की कमी पड़ गई, हरियाणा में जेंडर रेशियो रिड्यूस हो गया। बिल्कुल। तो हमने श्री 108 जी थे, वो उनको बुलाया स्वामी जी को, जी जींद में सम्मेलन हुआ जी, और कहा कि भाई मोर की बहू में लाने की बजाय कन्या भ्रूण हत्या रोको। जी समाज इसमें लगा, खाप नाम समाज का था, बिल्कुल और आज हरियाणा ने जेंडर रेशियो इंप्रूव कर लिया। बिल्कुल। इसी तरह आपकी पूर्णिया खाप ने नशे पतों पर बड़ा जबरदस्त, बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले की। हाँ, जो मैं श्री 108 रविशंकर की बात कर रहा था, जी बिल्कुल, उन्होंने नशे पतों पर प्रतिबंध लगाया। बिल्कुल। इसी तरह पंचायतें प्रतिबंध लगाए, ठेके कई पंचायतों ने तो अपने सरकार की भी एक योजना है जनरल साहब कि इसको उठवाओ, जो ग्राम सभा या जो पंचायत लिख के दे देती है, हाँ, तो उसमें वहां उस गांव में ठेका नहीं होता। और स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे, पंचायती गेम्स कराएं, जी तब ये समाज की इन्वॉल्वमेंट होगी, पेरेंट्स की एजुकेशन, तब बात बढ़ेगी। जी। उसमें मैं डॉक्टर बिश्नोई से जानना चाहूंगा जी कि इनका एक्सपीरियंस डी एडिक्शन में, यानी कि कुछ डी एडिक्शन सेंटर खुले हुए हैं, आप तो डी एडिक्शन सेंटर के इंचार्ज हैं जी। इस रोड पे ही चिकनवास में डी एडिक्शन सेंटर है, दिल्ली के टॉप 10 में 2 सेंटर, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे पास काफ़ी मरीज आते हैं जो नशा छोड़ने के लिए आते हैं। तो एक बात मुझे ये है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनका रोल सबसे ज़्यादा है। वो जनरली अगर नशा करने लग गया तो उसके पेरेंट्स उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि छोड़ दे, उसको बांध दे, चेन से बांध देंगे, जबकि एक मानसिक बीमारी है जिसको हमें क्रिटिकल कमेंट्स नहीं करने चाहिए। उसके ऊपर ये क्रिटिकल कमेंट करेंगे तो उन्हें तो वही सारी हमारा नुकसान ही किया है, नाश कर दिया। हाँ, नाश कर दिया। और वो क्रिटिकल कमेंट एक बार किया, वो फिर रिवेंज लेता है, या धक्के से किसी डी एडिक्शन सेंटर में भेज दिया, वहाँ उसको ना दवाई मिलती। कई डी एडिक्शन सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे दवाइयाँ नहीं देते, सिर्फ लठ मारते हैं, आपने भी सुना होगा कई जगह। तो वहाँ वो आउट ऑफ रिवेंज फिर दोबारा नशा करने की कोशिश करता है कि मैं देखूंगा कैसे ये मुझे रोकेंगे नशा करने से। तो जो क्रिटिकल कमेंट वाला पार्ट है उस पर हमें फोकस डालना चाहिए। दूसरा, पॉजिटिव एडिक्शन, जैसे कि आपने कहा स्पोर्ट्स, लाडवा गांव की आपने बात की कि वहाँ पे उमरा है, ईसाई अलगपुरा है, इसको हम पॉजिटिव एडिक्शन बोलते हैं कि पॉजिटिव वे में एडिक्शन लो, कि नशा छोड़ के स्पोर्ट्स है, योगा है, मेडिटेशन है, उनकी तरफ हम वो करें। या कोई अपना गोल सेट किया है कि भी कैरियर में हमने ये करना है, उसकी तरफ छोटे छोटे गोल्स करके आगे बढ़े। विपिन जी, नशा मुक्त भारत एक अभियान है, मोदी जी ने चलाया है। हाँ जी। नशा मुक्त भारत में किन एजेंसीज के थ्रू हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं?
सर, जो नशा मुक्त भारत अभियान है वो 2 तरीके से काम कर रहा है। एक तो जो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू काम कर रही है, दूसरा कि वो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एजेंसी है वो मैं ही हूँ। तो इसमें हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उनके अंदर जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स प्लान होने हैं और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्लान होने हैं, जो डी एडिक्शन सेंटर में लोग काम कर रहे हैं, और जो स्टेट का जो एक्शन प्लान बन रहा है उसके अंदर सर हम लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। और ग्राउंड लेवल पे हम हर डिस्ट्रिक्ट कई चीजें देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंगली सर हम डिमांड बना के भेजते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये काम होना चाहिए। और सर बहुत हद तक वो चीजें काम हो भी रही हैं। उसमें मैं रविंद्र जी से पूछना चाहूंगा, हमारे एडीजी या डीजी थे पहले नारकोटिक ब्यूरो, श्रीकांत यादव जी ने बड़ा अच्छा काम किया है एंड वी आर लकी टू हैव हिम एज हिसार के एडीजी। देखो आप प्रकाश डालें उनकी पर्सनल लाइफ या क्या मतलब। सर, उनको अभी स्टेट गवर्नमेंट ने एनसीबी, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका गठन किया था लगभग आज से 3 साल पहले, और फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज एडीजीपी इनको एक कार्यभार दिया गया था। और इसका हेडक्वार्टर स्टेट का मधुबन करनाल है। ये सर एक नशे के खिलाफ पकड़ना, और एक जब श्रीकांत यादव जी एसपी फतेहाबाद थे, उन्होंने एक प्रयास संस्था स्टार्ट की थी। जी, हिसार में रहते हुए भी उन्होंने काफी समझ ली। तो वो प्रयास संस्था के साथ और एनसीबी ज्वाइंटली सर काम कर रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जून जो कि नशा मुक्ति दिवस है, 26 जून 2022 को मधुबन करनाल के अंदर स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया था। इसके अंदर 17 डिपार्टमेंट की कमेटी बनाई थी कि धाकड़ को रखा वो जी, धाकड़ और साथी ऐप पे सर काम कर रहा है। स्टेट एक्शन प्लान ये इम्प्लीमेंट हो गया है। आज भी उसकी एक स्टेट लेवल की मीटिंग होनी थी, किसी कारण से वो पोस्टपोन होगी। चलो हम चाहते तो ये सर ब्लॉक लेवल पे सीएससी, पीएससी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, स्कूल और पंचायत, इसमें सभी की, उसमें तो टीचर इन्वॉल्व किए हैं, जी, क्लास में 5 बच्चे इन्वॉल्व किए हैं। जी जी सर, उसमें बाकी सब ठीक है। वो जो बच्चा इसका शिकार हो जाता है उसका आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, स्टिग्मेटिक, यानी उसको एक हे दृष्टि से देखना, ये रिस्क हो गया। कहते हैं उनको बच्चों में शामिल करें तो दूसरों बच्चों को सिखा देगा। नहीं सर, उसको इस तरीके से हैंडल नहीं किया गया है। इसके अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का रोल है वो पंचायत समिति के लिए, पहले पेरेंट्स को गाइडलाइन है कि आपका बच्चा इस और टर्न ले रहा है, पेरेंट्स जो बात सर जो घर का माहौल है उसके अकॉर्डिंग ये चीज ढल जाती है। और सर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस चीज में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसकी धरपकड़ खूब हो रही है। मैंने आप एनडीपीएस एक्ट का भी देखा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो इंडिया के हैं उनके भी संजय कुमार सिंह हैं जी डीजी जी, उनका भी बयान पढ़ा, यानी कि वो तो कहते हैं कि 10 करोड़ इंडियंस डिपेंडेंट हो गए किसी न किसी नशे के। वो एक बहुत बड़ी फिगर है। मगर श्रीकांत जी का मैं आज नेट पे देख रहा था, उनका आई हैव नॉट मेट हिम, मगर वो 1.5 घंटे जिमिंग करते हैं। ये मेरे को बड़ा पसंद है, योगा एंड जिमिंग। हमारे प्रधानमंत्री करते हैं 1.5 घंटे 2 घंटे योगा, एंड ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। वो भी एक रोल मॉडल है। बिल्कुल है कि एक तो एडिक्शन है, उनको काम की एडिक्शन है कि वो नए समस्या को टालते, नए समस्या को पालते, और 20 घंटे तो काम जरूर करते हैं, 22 घंटे, और बाकी योगा से रिलैक्सेशन करते हैं। योगा आपको बहुत सी बुरी लतों से दूर करता है और योगा से डी एडिक्शन भी हो जाएगी। इसी तरह रोल मॉडल मैं कहता हूं कि इफ आई से आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक, इफ आई से आई डोंट स्मोक, आई डोंट स्मोक। जी, इसी तरह टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, पेरेंट्स को रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। कोई पॉइंट बाकी है तो आप बताएं। भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है जनरल साहब, आप भी अभी जो है सामाजिक और मेडिकल लाइन के साथ साथ राजनीति में भी आपने कदम रख दिया है, आप राज्यसभा के सांसद हैं अभी, तो अक्सर जो नेता है उसको एक रोल मॉडल माना जाता है सोसाइटी में,
और बहुत से ऐसे नेता हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नशे के कारोबार को बढ़ावा देते रहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है एक भागीदारी रहती है। उन नेताओं को आप क्या कहना उसका चाहोगे? मैंने जिक्र तो किया था जी। कि सत्ता का नशा तो पाकिस्तानी फौज तो मैंने जिक्र किया था कि जी, वो बिल्कुल। बहुत बड़ा तंत्र चलाते हैं बिल्कुल इसका कारोबार। जी जहाँ तक देखो ये भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जी उसमें मैं यही उनसे दरखास्त करूंगा जी कि कोई अगर ऐसा कर रहा है तो वो समाज को और देश को बर्बाद ना करे बिल्कुल एंड कैरी होम मैसेज जी। हम लोग कहेंगे कि नशा पहले तो इसको रोको। जी धरती हुई आग दावानल की तरह से आ गया। जी कोविड से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। बिल्कुल उड़ता पंजाब से अब उड़ता हरियाणा पे पहुंच गया। बिल्कुल इसमें पेरेंट्स, जी। पंचायतें, खाप पंचायतें, समाज, जी टीचर्स, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, जी सरकार, एनजीओ सब मिलके इसको फैलने से रोकें। जी और जो बच्चे इसका शिकार हो गए घबराएं मत। ये फिगर्स तो है 95% रेकरेंस, बट वो तो एक परफेक्ट फिगर वाली बात है। जी मैं कहता हूँ 18 साल से ये छोड़े बैठे, बिल्कुल इस तरह बीच में डिपेंडेंस भी खत्म हो जाए तो मैं उसको 100% सक्सेस ही मानता हूँ। उन बच्चों को भी अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज और योगा में लगा देंगे जी तो वो कामयाबी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये विदेश की फिगर्स हैं और विदेश में योगा का प्रचार अभी हुआ है। बिल्कुल जब से प्रधानमंत्री ने योगा को यूएन में एक्सेप्टेंस दिलाई जी और 21 मई 21 जून को योगा वर्ल्ड योगा विश्व योगा दिवस। बिल्कुल विश्व योगा दिवस है। बड़े लार्ज स्केल पे हाँ। मना जाता है। तो वी विल से कि उनको स्टिग्मेटाइज मत करो, उनको हे दृष्टि से मत देखो, उनको साथ लो और इस बीमारी से रिकवरी में उनकी मदद करो। जी सारा सब जो मैंने नाम लिए ये मिलके, इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि समाज के लिए इतनी यूजफुल डिस्कशन में आपने समय निकाला। फिर मिलेंगे। जय हरियाणा, जय जय हिंद।